हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी प्लासी के युद्ध की। मैंने आपको बताया था कि प्लासी का युद्ध षड्यंत्रकारियों का एक युद्ध था। इस युद्ध के अंतर्गत पारिवारिक कलह पैदा होती है। जो सिराजुद्दौला था, उस सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र बनते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया मीर जाफ़र के माध्यम से, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से वापस चला जाता है। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब जैसे ही मीर जाफ़र बनता है, तो मीर जाफ़र, मैंने आपको बताया था कि शौकीन था गहने पहनने का, तो मीर जाफ़र ने क्या किया, जो बंगाल प्रांत था, उस बंगाल प्रांत के अंतर्गत बिहार था, उड़ीसा था, बांग्लादेश था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, वो भी सम्मिलित था। अब उसमें क्या होता है कि जो मीर जाफ़र था, शौकीन होने की वजह से धीरे धीरे बंगाल को खाली करने लगता है, क्योंकि अंग्रेज़ ऑलरेडी बंगाल को खाली करने में लगे हुए थे। उसी नक्शे कदम पर मीर जाफ़र चलने लगता है। तो मीर जाफ़र के खिलाफ अंग्रेज़ हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि जो मीर जाफ़र है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से वापस लौटता है, तो बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना दिया जाता है हॉलवेल को। तो जो हॉलवेल वही था जो ब्लैक हॉल की घटना हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे सिराजुद्दौला के द्वारा, और 23 अंग्रेज बंदी उसमें से जिंदा बचे थे, और जो जिंदा बचे थे उसी में से एक था तुम्हारा हॉलवेल। अब क्या हुआ, अस्थायी गवर्नर बना दिया उसको। स्थायी गवर्नर जो बनाया, वो स्थायी गवर्नर बनाया आपका बाद में जाकर के बैनस्टार्ट को। अब उससे आगे क्या होता है कि जो मीर जाफ़र था, उस मीर जाफ़र को गद्दी से किस तरीके से हटाया जाता है, इसे देखो। 57 में गद्दी पर बैठता है, 1760 आते आते हटा दिया जाता है। क्लाइव के जाने के बाद हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। मैंने अभी बताया ये हॉलवेल वही था जो ब्लैक हॉल की घटना हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेज बंदियों को बंद करके रखा गया था, जिसमें 23 जिंदा बचे थे, और जो जिंदा बचे थे उसी में से एक था हॉलवेल। अस्थायी बना दिया बंगाल का। इसने क्या किया, डचों को संरक्षण देने का दोष नवाब पर लगा दिया। मैंने आपको बताया था ये दोष कुछ नहीं था। ये क्या करते थे, अंग्रेजों को बंगाल प्रांत से जितनी भी जमींदारी थी, जमींदारी से जितना राजस्व प्राप्त होता था, वो पूरा पैसा अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन मीर जाफ़र खुद शौकीन था पैसा रखने का, जेवरात पहनने का, तो इसलिए मतभेद हो रहा था। अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके ये आरोप लगा दिया मीर जाफ़र पर कि इसने क्या किया है कि डचों को संरक्षण देना शुरू कर दिया है। डच यूरोपियन थे, अंग्रेज बाद में आए, डच पहले आ चुके थे। दोष नवाब पर लगाया, परंतु नवाब का मुख्य अपराध अंग्रेजों की लगातार बढ़ती हुई धन की मांग को पूरा न कर पाना था। मैंने पहले बताया कि अंग्रेज सिर्फ धन के लिए ही ऐसा कर रहे थे कि बंगाल में नवाब किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि देखो, इसे तुम कहानी की तरह लो। क्या होता है कि प्लासी के युद्ध से पहले मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है। केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने के बाद ऐसा कोई भी मुग़ल शासक नहीं होता जो मुग़ल साम्राज्य को बचाए रखे। उसी समय क्या होता है कि जो बंगाल का नवाब होता है, जिसका नाम था अलीवर्दी खां, उसके कोई पुत्र नहीं होता है, 3 पुत्रियाँ होती हैं। 3 पुत्रियों में पहली जो पुत्री थी वो मेहरुनिसा थी, घसीटी बेगम कहते हैं, दूसरी मुनीरा थी, तीसरी जो थी वो अमीना बेगम थी। अमीना बेगम का सिराजुद्दौला होता है। उधर जो शौकतगंज था, मेहरुनिसा का पुत्र, वो षड्यंत्र बनाने लगता है। अब क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र, जो हम चल रहे हैं इस टॉपिक पर, ये मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब देखता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सेनापति हो गया सिराजुद्दौला के खिलाफ, पारिवारिक कलह उसकी मौसी पैदा कर रही थी, अंग्रेज अपना अस्तित्व देख रहे थे। तो इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में एक रणनीति तैयार हो चुकी थी।
उसी समय क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था उसकी हत्या मीर जाफर का पुत्र मीरन कर देता है। मैंने आपको बताया था कि मीरन ने सिराजुद्दौला के करीब करीब 300 व्यक्तियों की हत्या की थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? क्योंकि उन्हें बंगाल का राजस्व प्राप्त हो सके, बंगाल का धन प्राप्त हो सके। अब मीर जाफर पर जब देखा कि मीर जाफर हमारे खिलाफ जा रहा है तो फिर मीर जाफर पर आरोप लगाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने कह दिया कि ये मीर जाफर डच्चों को प्रवेश दे रहा है, जो कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरा सबसे मुख्य कारण ये न होकर के ये था कि ये लगातार बढ़ती हुई धन की जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था अंग्रेजों की। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद बेंसीटाट हॉलवेल को हटा करके अंग्रेज बेंसीटाट को स्थायी गवर्नर बना देते हैं बंगाल का। उससे आगे क्या होता है कि इसने नवाब बदलने का निश्चय इसलिए किया, किसने? अंग्रेजों ने। और इसी के तहत 1760 ईस्वी में मीर कासिम से समझौता हुआ, यानी मीर जाफर को हटा दिया जाता है, मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया जाता है। मीर कासिम को गद्दी पर इसलिए बिठाया जाता है जिससे कि जब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने ख़त्म किया तो धन लूटा, अब मीर जाफर को हटा के मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा देंगे तो फिर धन प्राप्त होगा, इसलिए उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया। इसमें क्या किया, मीर कासिम के पास गए अंग्रेज, उन्होंने कहा आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, बस आपको कुछ देना है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ लेना था अंग्रेजों को, और बंगाल के नवाब जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए जा रहे थे उन्हें देना था। ये लेने देने की बात है ना, ये बड़ी दिक्कत खड़ी करती है। इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये संधि हुई, मीर कासिम ने कहा मुझे नवाब बना दो, मैं आपको दे दूंगा, तो उसने क्या किया, नवाब बनाने के बदले संधि में तय हुआ कि हमें बर्दवान जिला था, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को दे दी जाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए, यानी बर्दवान की, मिदनापुर की और चटगांव की। उसके अलावा दीवानी लेने के अलावा भी सिलहट का जो चूना व्यापार था उसमें आधा हिस्सा मांग लिया। देखिए कितनी चीज़ें मांगी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे दी। प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को स्थापित किया, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद भी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो चीज़ लेना चाहते थे वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब भी अस्तित्व में बंगाल का नवाब बना हुआ था। यहाँ पर क्या था, संधि में जो तुम्हारा मीर कासिम था, जो मीर जाफर का दामाद था, उससे संधि तय की कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, ये लालच दे दिया जैसे मीर जाफर को दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी। गद्दी इसलिए छोड़ दी क्योंकि मीर जाफर के सामने ये प्रस्ताव गया कि आप जो सैन्य मामले हैं और राजस्व से संबंधित मामले हैं उन्हें मीर कासिम को दे दो। मीर जाफर को इसमें अपना अपमान लगा, उसने गद्दी छोड़ दी। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि ये जो मीर कासिम हैं ये इतना बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है कि ये हमारी बाट लगा के रख देगा। अब क्या किया मीर कासिम ने, मीर जाफर को तो 15,000 मासिक पेंशन दे करके विदा कर दिया। अब मीर कासिम जैसे ही गद्दी पे बैठा तो वो जानता था कि कलकत्ता के अंदर अंग्रेज लोगों ने अपने लोग स्थापित कर दिए हैं, इसलिए मीर कासिम ने अली वर्दी खां के बाद मीर कासिम सबसे अच्छा नवाब बन के आता है, उभर के आता है। अपनी राजधानी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद गई थी और मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर ले जाके शिफ्ट कर दी, जिससे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज़्यादा ना हो, क्योंकि हस्तक्षेप ज़्यादा करेंगे तो फिर मुझे भी ये गद्दी से हटा देंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए एक रणनीति तैयार होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर को करते हैं, जितना पैसा लूटना होता है उतना लूट लेते हैं। उसके बाद मीर जाफर रोक टोक लगाता है तो मीर जाफर को हटा देते हैं, मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं। मीर कासिम से 3 दीवानी ले लेते हैं और जो चूना का 50% हिस्सा था वो ले लेते हैं। उसके बदले में
मीर कासिम को गद्दी पर बिठा देते हैं। अब क्या होता है, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले जाता है, जिससे कि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम से कम हो। अब जैसे ही राजधानी ये मुंगेर स्थानांतरित की इसने, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था। मैंने बताया अंग्रेज षड्यंत्र करते रहते थे क्योंकि उन्हें धन की लालसा थी। कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप की यहाँ न्यूनतम स्थिति रही। मतलब मुंगेर में इतने अंग्रेज नहीं थे जिससे कि मीर कासिम को हस्तक्षेप कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि पटना के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कोठी स्थापित करती है। उस कोठी का नेतृत्व करता है एक अंग्रेज अधिकारी एलिस। वो क्या करता है, व्यापारिक कोठी से हट करके, क्योंकि प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज इतना अपने आप को समझने लगे थे कि अब हम पूरे भारत पर कब्जा करें। व्यापार के साथ साथ सैन्य शक्ति बनकर के उभर के आए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पटना में जो व्यापारिक कोठी थी, पटना पहले बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही आता था, तो व्यापारिक कोठी का नेतृत्व एक अंग्रेज अधिकारी एलिस करता था। उस एलिस ने क्या किया, पटना पे ही कब्जा कर लिया। इस बात की सूचना मीर कासिम को मिली जो मुंगेर में बैठा हुआ था। मीर कासिम ने सेना ले जा करके पटना पर हमला बोला एलिस के खिलाफ। एलिस के साथी जितने थे उनको बंदी बना लिया और पटना पर कब्जा कर लिया। अब सीधी सी बात है, ये बात अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी कि हमने इसको बनाया और ये हमको लूटने नहीं दे रहा है। समझ रहे हो ना, लूटने की बात हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लूटने नहीं देता है तो अब फिर इसको हटाया जाएगा, मीर जाफर को फिर बिठाया जाएगा। देखिए, पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, अभी बताया मैंने आपको। लेकिन मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर लिया, एलिस को पराजित कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। यानी जो अंग्रेज़ों ने नवाब बना करके मीर कासिम तैयार किया, उसी मीर कासिम ने पटना में अंग्रेज़ों को ही बंदी बना लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि पटना की घटना के बाद, यह पटना शब्द तो बड़ा अजीब है ना, पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। यानी पुनः वही स्थिति आ गई कि भाई इससे तो अच्छा मीर जाफर ही था, वो ऐसा तो नहीं था कि हमारे सैनिकों को बंदी बनाए, ये तो बड़ा गड़बड़ शासक बना लिया हमने। उन्होंने दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा लिया। नमक हराम था, नमक की ही शर्त लगाता है अंग्रेजों पर। अब यहाँ पर क्या होता है, 1763 में यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया जाता है मीर जाफर। मीर कासिम इससे दुखी होता है। उन्होंने कहा कि पहले मीर जाफर दुखी था मीर कासिम के बैठने से, लेकिन अब मीर कासिम दुखी हो गया मीर जाफर के बैठने से। और अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, चाहे वो भारत के राजाओं में डाली जाए चाहे एक परिवार में डाली जाए। अब क्या होता है, मीर जाफर पुनः आता है गद्दी पर। मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसने कंपनी से केवल नमक कर 2.5% लेने के अलावा, देखो मैंने अभी बताया नमक कर ले रहा है बस, कि यानी 1 किलो में नमक बेचने पर अंग्रेजी सरकार को जितना फ़ायदा होता है उसका 2.5% मुझे दे दो और कुछ भी लूटो, मतलब नहीं है। तो नमक हराम व्यक्ति नमक का ही सौदा कर सकता है और क्या कर सकता है। कंपनी को सभी छूट प्रदान कर दी। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। मतलब इस व्यक्ति के सामने ही प्लासी की रणनीति तैयार हुई और इसी के समय बक्सर की रणनीति तैयार हुई। मतलब ये मीर जाफर दोनों युद्धों में गद्दारी की भूमिका निभाता है। एक बार फिर समझा दूं मैं आपको, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। यहाँ पर मीर कासिम किस तरीके से तैयार हुआ। शुरुआत में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब। अलीवर्दी खां की कोई पुत्र नहीं, 3 पुत्रियाँ। छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा बंगाल की पर।
दोनों मौसी उसकी नाराज होती हैं, मौसी का बेटा शौकतगंज नाराज होता है, पारिवारिक कलह तैयार होती है। इस पारिवारिक कलह की जो कलह तैयार हो रही थी उसका फ़ायदा मीर जाफ़र उठाता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। अंग्रेज इसमें बीच में कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन का शासक चाहिए था। उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को लोभ लालच दिया। युद्ध प्लासी के मैदान में मीर जाफ़र के द्वारा गद्दारी की गई। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन द्वारा मार दिया गया। मीर जाफ़र गद्दी पे बैठ गया। अंग्रेज़ों ने खूब लूटा। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को रोकना चाहा। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये अब हमें कुछ नहीं करने देगा। उसके सामने शर्त लगा दी कि मीर कासिम को सैन्य और राजस्व के अधिकार दे दिए जाएं। ये नागवार गुजरी मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम गद्दी पर बैठा। मीर कासिम स्वतंत्र शासक था, स्वाभिमानी शासक था। उसने कहा, शासक मतलब यहाँ नवाब से है। जैसे ही मीर कासिम बैठा उसने अपनी राजधानी मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी। मुंगेर जैसे ट्रांसफ़र की, क्योंकि कम से कम हस्तक्षेप हो अंग्रेज़ों का, क्योंकि नहीं ये फिर मुझे भी हटा देंगे और फिर किसी और को बिठा देंगे। अब यहाँ पर वही हुआ। मीर कासिम के समय पर अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो हमारे द्वारा ही बनाया गया नवाब है, इसके समय तो जितना लूटना है उतना लूट लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पटना में व्यापारिक कोठी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसका नेतृत्व एक अंग्रेज अधिकारी एलिस करता है। उस एलिस ने पटना को ही कब्जे में कर लिया और उस पटना के चक्कर में जो मीर कासिम था सेना भेज करके पूरे पटना को कब्जे में कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। अब जैसे ही अंग्रेज अधिकारी बंदी बने, अंग्रेजी सरकार को बात नागवार गुजरी। अंग्रेजी सरकार ने सोचा इससे बेटर तो मीर जाफ़र ही है। मीर जाफ़र को पुनः गद्दी दे दी। मीर जाफ़र ने नमक का 2.5% लेकर के सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, बक्सर के युद्ध की परिणति तैयार होती है। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, मीर जाफ़र जैसे ही पुनः गद्दी पर बैठता है, यहाँ पर यह होता है कि जो मीर कासिम था वो अवध के नवाब के पास जाता है जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला उसके पास जाता है। शुजा-उद-दौला के पास में बैठा हुआ रहता है मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड। वहाँ जाकर के रणनीति बनाता है, क्योंकि मीर जाफ़र गद्दी पे बैठ चुका था, उसे हटा दिया था। तीनों से सलाह मशवरा आपस में होती है। तीनों मिलकर के अवध का नवाब, शाह आलम सेकंड और तुम्हारा मीर कासिम, तीनों ही मिलकर के अपनी सेना ले जा कर के पहुंच जाते हैं बक्सर के मैदान में। यानी एक तरफ 3 लोगों की और एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। और ये इस मैदान में जाकर के आपस में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, मीर कासिम अपनी जान बचा के 1777 में दिल्ली में जाकर के इसकी हत्या कर दी जाती है, दिल्ली की तरफ भागता है। और जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, वो हेक्टर मुनरो के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। दोस्तों, ये युद्ध भारत के इतिहास में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर देता है। देखते हैं यहाँ पर पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी कि युद्ध बंद कर दो, युद्ध मत करो, परंतु अंग्रेज नहीं माने। समरू की सलाह पर मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी। मतलब ये जो अंग्रेज पटना के समय मीर कासिम ने बंदी बनाए थे, उनकी हत्या कर दी समरू के कहने पर। ये समरू कौन था? समरू जो था एक जर्मन अधिकारी था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा
उस समय वहाँ मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड भी था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौता होता है और इनकी संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में पहुंच जाती है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। समरू का वास्तविक नाम वॉल्टर रीनहार्ड था। इसे मीर कासिम ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा था। यानी मीर कासिम कितना स्वाभिमानी व्यक्ति रहा होगा कि उसने जर्मन का अधिकारी अपनी सेना के अंतर्गत सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा, जो अंग्रेजों के लिए नागवार गुजरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि समरू का वास्तविक नाम क्या था, या समरू को बंगाल के किस नवाब ने रखा था? मीर कासिम ने। अब बक्सर के युद्ध में मैंने अभी बताया आपको, जीत जाता है हेक्टर मुनरो। प्रभाव क्या पड़ता है इस युद्ध का देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का युद्ध था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी, क्योंकि अवध का नवाब हराया शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड जो सम्राट था उसको भी हरा दिया, और जो मीर कासिम था उसको भी हरा दिया। यानी तीन व्यक्ति जो महान थे उस समय भारत में, उनसे कोई शक्तिशाली नहीं था। उनकी संयुक्त सेना को हराना कोई मामूली बात नहीं होती है। इस चीज़ को देख करके अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश स्थापित हुए। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु होती है। उसके बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये नजमुद्दौला मीर जाफर का अल्पवयस्क पुत्र था, क्योंकि बड़ा पुत्र था मीरन, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। उसे गद्दी पर अंग्रेजों ने इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि मीरन ने सिराजुद्दौला के करीब 300 लोगों की हत्या की थी, जो उसके करीबी थे। इसलिए बंगाल में दंगे होते, फसाद होते, इसलिए इस अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये नवाब बनाया अंग्रेजों ने, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ शर्तें रही होंगी। नजमुद्दौला 65 से 66 तक रहता है, 1 साल रहता है। यह मीर जाफर का पुत्र था। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध के समय वापस चला गया था ब्रिटेन, दोबारा से आता है इंडिया। पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। सोचो, जो बक्सर के युद्ध में हार चुके थे, तो फिर संधि किस बात की। लेकिन अंग्रेज बहुत तेज थे, उन्होंने संधि, क्योंकि हारे हुए से संधि नहीं की जाती, लेकिन यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने जानबूझ करके संधि की, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इनके चाहने वाले तो यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई चाहने वाला होता ही है। तो ये तो 3 थे, वो भी महान व्यक्ति थे। यहाँ पर क्या होता है, प्रमुख कारण कौन कौन से थे? पहला कारण, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी होना। मैंने अभी बताया, क्योंकि इन तीनों लोगों के ही अधिकारी वहाँ लगे हुए थे। सत्ता संभालने से डच, फ्रांसीसी व पुर्तगाली एक हो सकते थे और भारतीय शक्तियों को एकजुट कर सकते थे। मतलब जो अंग्रेजों के दुश्मन थे डच और फ्रांसीसी, वो दोबारा से एक हो सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों ने जानबूझ करके जो अवध का नवाब था, शाह आलम सेकंड था, उसके साथ संधि की। क्योंकि अगर ये तीनों लोग एक साथ हो जाते तो अंग्रेजों को बोरी बिस्तर बांधना पड़ता। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अभी भी थी, जिसके कारण भारतीय शक्तियां एक हो सकती थी। यानी भारतीय शक्ति एक हो जाएं। संधि की रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के डायरेक्टर किसी भी प्रकार के विस्तार के विरोध में थे,
क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की अलग अलग संधियां की। ये जो संधि हुई, 2 इलाहाबाद की संधि होती हैं यहाँ। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव पुनः वापस आता है, पुनः वापस आने के बाद वो क्या क्या संधियां करता है इलाहाबाद की संधियों में, ये चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।